बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाइनल टर्म प्रेपरेशन के सिलसिले में मैंने वीडियोस शुरू की हुई हैं, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 30 और 31 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर है आज का, क्योंकि लेक्चर नंबर 30 में एक केस स्टडी को डिस्कस किया गया है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि इनहेरिटेंस क्या होती है और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, और वर्चुअल जो है वो हम वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल क्यों करते हैं। उस चीज़ को ही लेक्चर नंबर 30 के अंदर 2 एग्जांपल्स में डिस्कस किया गया है। 31 के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया गया है और 31 में ही उसे वर्चुअल इनहेरिटेंस के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। इनहेरिटेंस से मुतल्लिका जितना भी मटेरियल था वो अब आज के लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा जी। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हम जो टॉपिक्स हमारे पास होंगे वो एम्प्लॉय क्लास की एक केस स्टडी है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर में ना बाज़ औक़ात वो कह देता है कि आपकी स्लाइड्स के अंदर ये कोड दिया हुआ था, इस कोड में से आप जो है ना वो जो उस कोड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्योर फंक्शन को किस तरह से यूज़ किया गया है, पॉलीमॉर्फिज्म और एरे में क्या रिलेशनशिप होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, एम्बिगुअस फंक्शन कॉल क्या है, और एम्बिगुअस फंक्शन कॉल का सॉल्यूशन जो है वो वर्चुअल इनहेरिटेंस है। तो किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं जी। तो अगर हम बात करें हमारे लेक्चर नंबर 30 की, तो इसमें उसने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया है। आपको याद होगा कि हमने जो वर्चुअल फंक्शंस पढ़े हैं ना, वो असल में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एक पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक क्लास जो होती है इनहेरिटेंस के अंदर, जब उसके अंदर जैसे ये एक एम्प्लॉय की क्लास है और इसको 3 क्लासेस ने इनहेरिट किया है, सैलरीड एम्प्लॉय ने, आर्ली एम्प्लॉयड ने और कमीशनड एम्प्लॉय ने। ये एक केस स्टडी है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें ना तो आप देखें कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन यहाँ भी मौजूद है और तमाम डिराइव्ड क्लासेस में भी ये फंक्शन मौजूद है। और हम पढ़ के आए हैं पीछे कि जब हमारे पास इस तरह की सिनेरियो होता है तो हम इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए वर्चुअल फंक्शंस का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ हम इसको हैंडल करते हैं। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी का कोड उन्होंने दिखाया है। कोड को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये सिंपल एम्प्लॉय का कोड है, लिखा हुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको इस काबिल भी होना चाहिए कि आप इसको लिख सकें। अब ये एम्प्लॉय क्लास का पूरा कोड है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको एक सवाल ज़रूर आएगा कि जिसमें आपको क्लासेस के बारे में कोडिंग करनी होगी। अब अगर कोई भी सवाल आ जाता है, आपको अगर इनहेरिटेंस नहीं आती, आपको अगर आगे मज़ीद जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो नहीं भी आते, तो आप कम से कम क्लासेस को तो डिफ़ाइन कर देना। यानी 20 नहीं तो 10 मार्क्स तो ले लें। तो क्लास को डिफ़ाइन करने का तो जो हमारे पास रूल है वो ये, यानी जो सिंपल तरीका है वो यही है ना कि हम क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी बॉडी को इस तरह करके डिक्लेयर करके यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। फिर जितने उसके मेंबर्स मेंशन किए होते हैं वो मेंबर हम यहाँ पे इंट के साथ, या अगर करैक्टर्स हैं तो करैक्टर स्ट्रिंग के साथ, या फिर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम उसके मेंबर्स डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आप पब्लिक में आ जाएंगे, पब्लिक सिंटैक्स में पब्लिक आ जाएंगे, ठीक है। पब्लिक के अंदर आप उसके जितने भी फंक्शंस होंगे, ज़ाहिर है सबसे पहले आप देखें कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर दें, जिस तरह इसने किया है। यानी ये तो वो पक्का सा फार्मूला है जो आपने, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया जी, ठीक है। फिर इसी तरह अगर कोई वो कहता है जी कि एक क्लास लिखो जिसके आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर्स हों, तो फिर आर्गुमेंट के साथ आपने कंस्ट्रक्टर लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया जी डबल, ये एक कंस्ट्रक्टर है कि जो एम्प्लॉय को क्रिएट करेगा, जो कि स्ट्रिंग में उसका नाम लेगा और डबल में उसका कोई रेट या सैलरी जो भी लेना चाहता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी कि डबल के नाम से वर्चुअल फंक्शन एक हम डिक्लेयर करेंगे, डबल कैल्क सैलरी का। ये सारी डिस्क्रिप्शन ना दी होती है। मिसाल में देता हूँ आपको, वो आपको ये क्लास ही दे,
ये डायग्राम देता है और वो कहता है इसका कोड लिख दो। अब इसका कोड मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल है लिखना, ठीक है। ये नॉर्मल क्लास लिखी जाएगी जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा था, ये वाली, ठीक है। और ये कोड इसका लिखा जा चुका है, ये क्लास का कोड मुकम्मल हो चुका है इस क्लास का। उसके बाद दूसरी क्लास जो है, जैसा कि सिंबल शो कर रहा है कि ये डिराइव्ड हो रही है, तो हम इसका नाम लिख देंगे क्लास, ठीक है जी। ये देखें क्लास है और उसके बाद सैलरीड एम्प है, जो भी नाम दिया हुआ है, ठीक है, कॉलन लिखेंगे। और पब्लिक एम्प्लॉय, ये इनहेरिटेंस हो गई, ये वो सिंबल भी जो है ना वो सॉल्व हो गया। और उसके बाद हम अंदर आके जो भी उसने, एक ही सिर्फ डाटा मेंबर है इसका, तो एक डाटा मेंबर जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। एक डाटा मेंबर है तो प्राइवेट में आएंगे और डबल के साथ जो है वो एक सैलरी के नाम का पैरामीटर लगा देंगे। लाइन से नीचे जो होते हैं, ये वाला क्लास का नाम होता है, पहले जो बॉक्स में जितने भी नाम लिखे होते हैं ये मेंबर्स होते हैं और ये उसके फंक्शंस होते हैं। तो आगे हमारे पास उसके फंक्शन है, तो फंक्शन को हम इस तरह करके डिफाइन कर देंगे। फंक्शन के अंदर डेफिनेटली आपने ज़ाहिर है वो कंस्ट्रक्टर उसने नहीं भी बताया हुआ, कंस्ट्रक्टर तो आपने बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। अब आपको नहीं बनाना आ रहा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो आप इस तरह का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे लिख के, तो उसके बाद आपने, क्योंकि ये वर्चुअल के साथ हो रहा है, तो हम इसको जो है ना, ये देखें जी, कैल्क सैलरी जो नाम उसने दिया हुआ है, और इसी तरह आगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम बना लेंगे। समझ आ रही है ना। अब इस तरह की डायग्राम का इस तरह का कोड लिख देंगे, उसमें कोई 2-4 गलतियां होंगी तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसका कोड जुबानी लिखें, ठीक है। और उसके बाद इस सिनेरियो को पढ़ के, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो इसी तरह का कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, सिर्फ क्लासेस के नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने चूंकि, और उसके बाद आप ये कोड को समझेंगे। अब देखें इसके अंदर जो हमने चीज़ समझनी है वो यही है कि ये एम्प्लॉय का कोड लिख दिया, सिनेरियो उसने ये दिया है कि एक सिंपल पेरोल एप्लीकेशन बनाएं, इसमें 3 किस्म के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय है, आवरली एम्प्लॉयड है और कमीशनड एम्प्लॉय है। आप ये देखें कि ये तीनों जो है ना, ये एम्प्लॉय पहले हैं, बाद में बनते हैं सैलरीड, आवरली या कमीशन, ठीक है। तो यानी सिंपली हमारे जहन में आता है कि हम एक एम्प्लॉय नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सैलरी, आवरली और कमीशन एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना देंगे जो कंक्रीट क्लासेस होंगी। ऑब्जेक्ट्स हम इनके क्रिएट करेंगे कंक्रीट क्लासेस के, और उसके बाद हम इसको करेंगे जी। उसके बाद उसने कहा जी ये सैलरी कैलकुलेट होगी, सैलरी इनकी कैसे कैलकुलेट होगी कि वो डिफरेंट है जी, जो आवरली एम्प्लॉई है ज़ाहिर है उसका आवर के हिसाब से होगा, जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बगैर आवर्स के होगी, और जो कमीशन वाला है उसकी सैलरी जो है वो कमीशन के साथ कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। ये उसने इसका कोड दिखाया, सिंपल कोड है। ये आपकी क्लास आ गई। उसके बाद इस क्लास का ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसने क्लास के बाहर जो है ना वो उसको डिक्लेयर किया है। दो तरीके होते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के, या तो आप इस फंक्शन को यहीं पे इसकी बॉडी बना दें, या फिर जहाँ पे क्लास आपकी एंड हो रही है क्लास का नाम लिख के, यानी यानी यहाँ पे आगे उसके बाद आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, डबल कॉलन का ऑपरेटर लगाएंगे और उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जो आपने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आप डाटा टाइप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आपको डाटा टाइप के साथ वेरिएबल्स के नाम भी लिखने पड़ेंगे, ये लिखे आपने, ठीक है। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट किसी को इनिशियलाइज़ करना है तो कॉलन डाल के कर देंगे, और उसके बाद आप उस फंक्शन की बॉडी लिख देंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा वे आउट है क्लास को लिखने का। ये क्लास लिखी गई, इसमें एम्प्लॉय के अंदर अगर आप देखें तो जब भी हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम एक उसका नाम उसे देंगे और उसके बाद उसका एक पैरामीटर देंगे टेक्स्ट के हवाले से, और वो एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दूसरी क्लास लिखी सैलरीड एम्प्लॉय की, इसने पब्लिकली इनहेरिट किया एम्प्लॉय को, ठीक है। उसमें डबल सैलरी के नाम का आ गया सैलरीड, और जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन यहाँ पे हमने उसी नाम से वर्चुअल के नाम से जो है ना वर्चुअल के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया। और ज़रा यहाँ पर ये भी देख लें, ये जो वर्चुअल डबल सैलरी इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे। इसी तरह ये सारा कोड लिखा, फिर उसके बाद ये आवरली इम्प्लाई का लिखा है, और ये इंट फंक्शन जो है ना वो लिख दिया गया है कि इसके अंदर एक एम्प्लॉय की
जो है ना वो एरे क्रिएट की गई है। फिर एम्प 0 में सैलरीड एम्प्लॉय को डाल दिया, एम्प 1 में आवरली एम्प्लॉय को डाल दिया, एम्प 2 में कमीशन एम्प्लॉय को डाल दिया। देखें सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर नाम और टैक्स रेट और सैलरी के साथ क्रिएट होता है। आवरली एम्प्लॉय में 4 पैरामीटर्स हैं क्योंकि इसमें आवरली रेट भी आपने देना है, और जो कमीशन एम्प्लॉय है इसके अंदर भी आपके पास 4 पैरामीटर हैं। अब ये आपके चारों ऑब्जेक्ट क्रिएट होके एम्प्लॉय क्लास में स्टोर हो गए। उसके बाद आपने फंक्शन चलाया जनरेट पेरोल, उसके अंदर आपने एरे को पास किया, ये एरे का पॉइंटर है जो आपने पास किया। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, जब आप एरे का पॉइंटर पास करते हैं ना किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर, तो आपने साथ में ये 10 या 11 नहीं लिखना, आपने सिर्फ एम्प लिखना है। ठीक है, ये खुद ब खुद पूरी एरे 10 एलिमेंट की पास हो जाती है। ठीक हो गया, सिर्फ हमने एम्प लिखा इसका नाम तो ये पास हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका साइज दे दिया 10, इस तरह करके हमने इसको मेंशन किया। ये फंक्शन क्या काम करता है इसकी कोडिंग यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये वॉइड जनरेट है, ये एम्प्लॉय स्टैटिक, इसने ये देखें इस एरे को आपने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। ये एम्प का पॉइंटर जो है वो आएगा और इस एम्प को मिल जाएगा, ये 10 आएगा और इस साइज नाम के ऑपरेटर को मिल जाएगा। हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी जिसमें नेम \t टैब, टैब का एस्केप सीक्वेंस है नेट सैलरी, ये लिखा गया। उसके बाद एक लूप चलाई और उस लूप के अंदर हमने 10 के 10 एम्प्लॉइज के नाम गेट नेम के साथ और कैलकुलेट सैलरी सैलरी के साथ जो है वो हमने कॉल कर लिया। अब ये वो लाइन है जो वो समझाना चाह रहा है या जिसकी इम्प्लीमेंटेशन उसने बताई है कि पहला ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट एरे है और इस ऑब्जेक्ट एरे में पहला ऑब्जेक्ट सैलरीड एम्प्लॉय पड़ा हुआ है, उसका कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन और तरह से काम करता है। दूसरा एम्प्लॉयड आवरली एम्प्लॉयड है, उसका कैलकुलेट सैलरी और तरह काम करता है। और तीसरे के अंदर जो है वो कॉमन एम्प्लॉय कमीशन एम्प्लॉय है, उसका कैलकुलेट सैलरी जो है वो और तरह से काम करता है। ठीक है, और इसकी जब आउटपुट जनरेट होगी तो अकॉर्डिंगली जो जो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसी के अंदर जाके ये जो है ना वो उसी का फंक्शन उसी क्लास का फंक्शन जो है वो कैलकुलेट जो है ना वो कॉल होगा और इस तरह आपको ये रिजल्ट नज़र आएगा। ये किसकी मदद से हुआ? ये पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से हुआ और वर्चुअल फंक्शंस की मदद से हुआ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्चुअल फंक्शंस क्या करते हैं। कंपाइलर एट द रन टाइम क्या करता है कि जब कंपाइल करता है तो एक वी टेबल जनरेट कर लेता है जिसके अंदर वो तमाम क्लासेस और उनके वर्चुअल फंक्शन की इंडेक्सिंग कर लेता है। उसके बाद जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त वो डायनामिक बाइंडिंग के जरिए, ठीक है, वो बाइंडिंग जो रन टाइम पे होती है ऑब्जेक्ट की टाइप को लेता है और डायनामिक बाइंडिंग करता है और उस प्रॉपर फंक्शन को जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है। जी, तो इसमें जो बात याद रखने वाली है कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज वर्क्स विद पॉइंटर्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स नॉट विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। जो आपकी क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट्स के साथ ये काम करती है, जो एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी पॉइंटर्स के साथ ये काम करती है। एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट के साथ इसको काम नहीं कर सकते। इसकी भी एक रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है वो देखें ज़रा। ये सारी उसी की ही दूसरी एग्जांपल है जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं ना। ये शेप है, अब ये डायग्राम दे दी जाए और आपसे कहा जाए इसका कोड लिख दो तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस कोड। सिंपल कोड है। और जब भी ये आ जाए कि इधर भी कैल्क एरिया है, इधर भी कैल्क है, इधर भी है, तो इट मीन्स कि ये चारों आपने वर्चुअली डिक्लेयर करने हैं। इट मस्ट बी वर्चुअल फंक्शंस होंगे। तो इसमें होता क्या है, ये रन टाइम एरर जनरेट हो जाती है बाज़ औक़ात ना, जो जो अगर हम पॉइंटर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और एरे में हम क्यों ये यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है। ये आपकी एरे बनती है जो आपकी बेस क्लास होती है और उसमें ऑब्जेक्ट आके स्टोर हो जाते हैं कि जी ये पहला एड्रेस है 000, इस पे स्टोर हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट 10 यानी इसने 10 बाइट्स लिए हैं पहले ऑब्जेक्ट ने, तो 10वीं बाइट से दूसरा ऑब्जेक्ट है, 20वीं बाइट से तीसरा है और 30th बाइट से जो है वो आपका चौथा ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम पॉइंटर के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह 00 है और ये 15 है, 30 है, ये आपके पास दूसरी एरे है। समझ आ रही है बात की? तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक पॉइंटर भेजते हैं
जिस पॉइंटर के अंदर जब जब भी आप किसी एरे को पॉइंट करते हैं ना, तो वो पॉइंटर के अंदर एरे का पहला एलिमेंट आ जाता है अपने आप, यानी वो पॉइंटर इस एलिमेंट को कर रहा होगा, और जब आप उस पॉइंटर में 1 का इजाफा करेंगे, वो खुद ब खुद उस एरे के ऑब्जेक्ट के साइज को कैलकुलेट करके तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरे एलिमेंट के ऊपर खुद ब खुद चला जाएगा। उसे हमें बताना नहीं पड़ेगा कि कितनी बाइट्स इसका साइज है या आपने कितना आगे जो है वो मूव करना है। ये डायग्राम भी यही शो कर रही है कि आपने शेप की एरे बनाई और उसमें एक लाइन डाल दिया, दूसरी लाइन को डाल दिया और तीसरी लाइन को आपने डाल दिया। जितनी स्पेस एक लाइन ऑब्जेक्ट लेता है उतने एड्रेसिंग जो है वो उसी के साथ साथ जो है ना वो पॉसिबल हो गई है। किसी किस्म की कोई एरर जो है वो साथ में नहीं आएगी जब आप ये साइज ऑपरेटर के साथ, ये ऑपरेटर याद रख लें, साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है, इसके अंदर आप जिस ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे ये उसकी टोटल मेमोरी साइज जो है ना वो आपको बता देगा। ठीक है, इस ऑपरेटर के साथ आप साइज ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 31 जो है ये हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर हम एक बेस क्लास से दूसरी क्लास को ड्राइव कर सकते हैं तो समटाइम्स हम दो क्लासेस से भी एक क्लास को ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि फ़ोन एक ऐसी क्लास है जो मल्टीपली इनहेरिट कर रही है रिसीवर को भी और ट्रांसमीटर को भी। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, यही तारीफ है जी इसकी। बस C++ जो है इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। ठीक है, और इसको करने का तरीका ये लाइन है एक, कि आप क्लास फ़ोन लिख के पहले एक क्लास का नाम लिखते थे, अगर आपके पास दो क्लासेस हैं तो कॉमा डाल के दो क्लासेस का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, क्या हम सिर्फ पब्लिक क्लासेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं? नहीं जी, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस प्राइवेट क्लासेस से भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड क्लासेस से भी कर सकते हैं, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जी इनहेरिटेंस पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है उसने, ये देखें जी कि मरमेड के नाम की क्लास है जो कि प्राइवेट विमेन और प्राइवेट फिश को जो है ना वो इनहेरिट कर रही है। ठीक हो गया। तीसरी बात मल्टीपल इनहेरिटेंस की, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक्सेसिबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, यानी जो ड्राइव्ड क्लास होती है, जो चाइल्ड होती है, उससे पेरेंट का क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ऑल डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस फ्रॉम ऑल द बेस क्लासेस। सिंगल इनहेरिटेंस में हम देख रहे थे कि बेस क्लास के तमाम पब्लिक जो मैसेजेस होते हैं, पब्लिक जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक्सेसिबल होते हैं चाइल्ड को, और जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं वो भी उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस दो को कर रही है तो डेफिनेटली वो उसको भी इनहेरिट कर सकती है। और दूसरी बात, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो ड्राइव्ड क्लास होती है ये वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है जो एक बेस क्लास ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ये कोड देखें ज़रा एम्प्लॉय में, ये आपने फ़ोन का सॉरी एग्जांपल देखें, ये फ़ोन ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ओबीजे ले लिया, अब ओबीजे के ज़रिए आपने ट्रांसमिट को कॉल कर लिया, ये ट्रांसमिट क्लास जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका फंक्शन है, और ओबीजे के ज़रिए आपने रिसीवर की क्लास को भी आपने जो है ना वो कर लिया। ठीक है जी, चौथी खूबी मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्या है कि दी ऑब्जेक्ट्स कैन रिप्लेस देमसेल्व्स जी। आप ऑब्जेक्ट की जगह बेस क्लास की जगह आप जो है वो ड्राइव्ड क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये सिंपल है जी। देखें, आपने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि फ़ोन क्लास पर मुश्तमिल है। ट्रांसमीटर इसकी बेस क्लास है, लेकिन आपने ट्रांसमीटर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांसमीटर ऑब्जेक्ट अब किस टाइप का बन गया है, फ़ोन टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह आप देखें रिसीवर के अंदर भी आपने फ़ोन टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी कर दिया है। ठीक हो गया। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है जी कि वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ अनदर बेस क्लास। तो इस तरह जो है ना जो 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 नोट है इसके साथ कि एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन के साथ, देखें आपने ना ट्रांसमीटर को बनाया, ये फ़ोन ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी कर दिया। अब ये जो TPTR है ना ये है ट्रांसमीटर क्लास का पॉइंटर, लेकिन ये बन गया है फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आप इस TPTR से फ़ोन के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी क्लास के फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते।
क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन मल्टीपल इनहेरिटेंस में वो सुन लें। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं कि अगर एक बेस क्लास फंक्शन के पास दोनों जो बेस क्लास हैं उनके अंदर ना कुछ सेम नाम का फंक्शन मौजूद है, तो चाइल्ड को ना वो उसकी दो कापियां मिलेंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है कि ये लैंड व्हीकल है, इसके पास कार है और ये जो है ना वो बोट है। ठीक हो गया। और तीसरी क्लास है हमारे पास एम्फीबियस व्हीकल जी ना। एम्फीबियस व्हीकल व्हीकल पता क्या होता है? जो समुद्र पे रोड पे चलाएंगे तो कार है, समुद्र में ले जाएंगे तो वो बोट बन जाती है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड की चीज़ है ये जो एम्फीबियस व्हीकल है। अब इसमें क्या है कि इसमें कार वाली खूबियां भी हैं, इसमें बोट वाली खूबियां भी हैं। इसे यहाँ से भी कुछ इनहेरिट होना है और इसे लैंड से भी कुछ ना कुछ इनहेरिट होना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ पे ना एक ये एम्फीबियस लफ्ज और है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एम्बिगियस कॉल फंक्शन की। ठीक है, जब प्रोग्रामर जो है वो एक्सप्लिसिटली जो है ना वो कॉल करता है, तो चूंकि इसके पास दोनों कॉपीज मौजूद होती हैं फंक्शंस की, तो अब चूंकि इसके पास लैंड व्हीकल से भी कॉपी आ गई है एक फंक्शन की और वाटर व्हीकल से भी आ गई है, अब ये कौन सी कॉपी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कॉल करेगा? मसलन मिसाल देखें, गेट मैक्स लोड के नाम का फंक्शन है, ये लैंड व्हीकल में भी मौजूद है, ये वाटर व्हीकल में भी मौजूद है। ठीक है, जब इस एम्फीबियस व्हीकल ने इन दोनों को इनहेरिट किया तो इसके पास तो दोनों आ गए, ये कॉपी भी आ जाएगी और ये कॉपी भी आ जाएगी। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में आने वाली प्रॉब्लम है। और जब आप ओबीजे गेट मैक्स लोड को कॉल करोगे तो यहाँ पर कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है वो एम्बिगुअस फंक्शन कॉल इस एरर को वो एम्बिगुअस फंक्शन कॉल का नाम से जो है ना वो जाना जाता है। तो इसको सोल्यूशन इसका सिंपल ये है कि ओबीजे कैसे कॉल करेगा, ओबीजे क्लास का नाम साथ में मेंशन करेगा। ओबीजे लैंड व्हीकल के गेट मैक्सिमम लोड को कॉल करना चाहता है, या ओबीजे जो है ये वाटर व्हीकल के गेट मैक्सिमम लोड को कॉल करना चाहता है। समझ आ गई जी? इस प्रॉब्लम को हम एम्बिगुअस कॉल प्रॉब्लम कहते हैं और सॉल्यूशन इसका सिंपली हमारे पास ये है। समझ आ गई बात की? अब जरा मेमोरी व्यू देखें, ये डाटा मेंबर हैं व्हीकल के, ये डाटा मेंबर हैं व्हीकल के। चूंकि वाटर व्हीकल जो है ना ये ड्राइव कर रही, ये इनहेरिट कर रही है व्हीकल से। ठीक है, लैंड व्हीकल भी जो है ये इनहेरिट कर रही है व्हीकल से। ये हायरार्की ऑफ हो गई ना। एम्फीबियस व्हीकल का ये पेरेंट है, ये इसका ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, इसी तरह एम्फीबियस व्हीकल का लैंड व्हीकल भी पेरेंट है और जो व्हीकल है ये इसका ग्रैंड पेरेंट है। अब जो जो आपके पास रैम है उसके अंदर ये डाटा मेंबर पड़े हुए हैं व्हीकल के, ये भी व्हीकल के पड़े हुए हैं। चूंकि इसने जब इसको इनहेरिट किया तो ये भी यहाँ से इनहेरिटेड थी, इसको इनहेरिट किया, तो अब देखें इसके पास क्या है, इसके पास तो मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं डिफरेंट फंक्शंस की। समझ आ गई? तो इन मल्टीपल फंक्शंस की कॉपी को रिमूव करने की जो है ना उस वक्त एम्बिगुअस कॉल वाली एरर आती है, और उसको हम क्लास नेम के साथ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं जी। और वो है वर्चुअल इनहेरिटेंस। क्या होती है? अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को कि हमारे पास कॉपी ऑफ बेस क्लास जनरेट जो है जिस तरह वहाँ पे हमारे पास हुआ था कि किस को कॉल किया जाए, ठीक है ना, याद है ना कि हम किस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करें, तो वहाँ पर हमने वर्चुअल फंक्शंस बनाए थे। इसी तरह इसका सलूशन एक तो था क्लास नेम और दूसरा सलूशन है कि आप अपनी इनहेरिटेंस ही वर्चुअल कर दें। और वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होती है इसके बारे में आपने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ लेना है, डेफिनेशन टाइप। सिर्फ बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी पेरेंट क्लास है जिसे एम्फीबियस व्हीकल इनहेरिट करना चाहती है उस उनके पेरेंट क्लासेस को एज अ वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखें, ग्रैंड पेरेंट को नहीं, जिसको ये वाली क्लास जो है वो पब्लिकली इनहेरिट करना चाहती है उन क्लास का एज अ वर्चुअल क्लासेस आप डिक्लेयर कर दें, तो दिस वुड बी नोन एज वर्चुअल इनहेरिटेंस। जब आप वर्चुअल इनहेरिटेंस कर लेंगे तो ये खुद ब खुद ही उसके पास जो कॉपियां आएंगी वो डिस्टिंक्ट कॉपीज होंगी, और उसका मेमोरी व्यू आप देखें ऐसे होगा। ठीक है, ये एमएस और पीआईडी का जो स्टूडेंट है इसके पास इसकी कॉपी अलहदा से आएगी और इसकी कॉपी अलहदा से आएगी, और वर्चुअलिटी के साथ जो है वो इनको वो हैंडल कर लेगा जी। समझ आ गई बात की जी?